हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन था। मैथ का मॉक टेस्ट हर रोज़ आपके लिए आता है और हर रोज़ आपको एक होमवर्क मिलता है और होमवर्क का जवाब कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं। तो चलो, जिनको आ गया था उनको बहुत बहुत बधाई, जिनको नहीं आया था उनको मैं बता देता हूँ। चलिए, क्या लिखा है कि 605 पेनों को बच्चों के बीच समान रूप से वितरित किया गया था कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाले पेनों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। चलो, प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिले ये निकालना है। ठीक है, पहले आप मान लो कि कुल जो बच्चे हैं ना, कुल बच्चे मान लो आप कि x हैं। ठीक है, कुल बच्चे आपने x मान लिए। अब बोलता है कि कुल बच्चों की संख्या का 20% क्या होता है, प्रत्येक बच्चे को पेन मिलते हैं। प्रत्येक बच्चे को पेन कितने मिल रहे हैं, देखो निकालेंगे। पेन मिल कितने रहे हैं प्रत्येक बच्चे को, x तो कुल है, कुल का 20% निकालो कितना आएगा, ऐसे 20 से कम 20 और 20 पंचे 100 हो गया आपका x/5। ए मिल रहा है प्रत्येक बच्चे को और कुल बच्चों की संख्या कितनी है, x। अब आप एक बात बताओ, जैसे 5 लोग हैं, ठीक है, और प्रत्येक लोग को, आदमी को 5 लोग हैं, ठीक है, प्रत्येक आदमी को 2 टॉफ़ी देनी है। मान लो, ये सवाल भूल जाओ कुछ देर के लिए। अगर 5 लोग हैं और हर एक आदमी को 2 टॉफ़ी देनी है तो कुल मिला के आप कितनी टॉफ़ी वितरित करोगे, 10 होनी चाहिए आपके पास टॉफ़ी। तब तो 5 लोगों को 2 टॉफ़ी दे पाओगे, आप दे पाओगे ना। कैसे किया आपने, क्या किया, जितने लोग थे उसमें गुणा कर दिया, किसका, जो आपको बांटना है। ठीक, तो x तो लोग हैं, x बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे को x/5 पेन मिल रहे हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो बराबर में कुल पेन नहीं आ जाएंगे। कुल पेन कितने हैं, 605। बताइए, गलत है क्या, बताइए। ऐसा नहीं हो जाएगा क्या कि अगर हम कुल बच्चों में, जो बच्चों की संख्या है उसमें प्रत्येक बच्चे को मिले पेन की संख्या से गुणा करेंगे तो कुल पेन निकल के आ जाएंगे। ये हमने कर लिया यहाँ से। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस आपके सामने तो है हर चीज़। 5 का गुणा इधर हो जाएगा, x का गुणा इससे हो जाएगा, तो x गुणा x की घाते 2 या x² भी बोलते हैं इसको। जब 5 का गुणा करेंगे तो आएगा आपका 30/25 आएगा ना। और अगर आपसे पूछूं x बराबर, तो आप कहोगे कि भाई 30/25 का वर्गमूल ले लो, क्योंकि वर्ग का जो पक्षांतर होता है वो वर्गमूल में होता है। तो x बराबर आया आपका कितना, 55। कुल विद्यार्थी या कुल बच्चे आ गए आपके कितने, 55। ये बच्चे आ गए, ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि प्रत्येक बच्चे को कितने पेन मिले। ठीक है, सवाल में लिखा था, सवाल में तो लिखा ही था। और एक चीज़ और कि पेन जो मिले थे ना वो x/5 मिले थे ना, बताओ मिले थे। तो भाई निकाल लो जो पेन मिले, ठीक है, निकालो। x का मान कितना है, 55, और x/5 मतलब 55/5 बराबर कितना आ जाएगा, 11। तो 11 पेन प्रत्येक विद्यार्थी को मिले और 55 क्या थे, विद्यार्थी। बस हो गया काम, बात समझ में आ गई। 11 पेन आ गया आपकी। जिसका आ गया था उत्तर उसको बहुत बहुत बधाई, जिसको नहीं आया विधि उनके सामने है, लगा ले। चलो, तो आज शुरू करते हैं मैथ का मॉक टेस्ट। ये रहा आपके सामने ऐसे। ठीक है, पहला प्रश्न लिखा है कि 1000 रुपये की राशि को 2 हिस्सों में इस तरह से उधार दिया जाता है कि 5 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर से एक हिस्से पर ब्याज और 10 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर पर दूसरे हिस्से के ब्याज के बराबर है। 5% की दर पर दिए गए ऋण की गणना करें। चलो ठीक है, करते हैं ऋण की गणना। मान लो कि एक हिस्सा है P1। ठीक है, एक चीज़ इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ब्याज होता है ना, ब्याज बराबर होता है P मतलब मूलधन गुणा R मतलब दर गुणा T मतलब समय और बटे 100। इसको याद रखना, बस इसी के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लो कि एक हिस्सा P है, P1 है, और उसको कितने % पे दे रहे हैं, 10% पे। तो दर गुणा समय कितना है,
5। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये क्या हो गया? ब्याज हो गया ना? ठीक है। दूसरा हिस्सा है P2, नहीं पता कितना, ठीक है। P2 बराबर गुणा 10 वर्ष के लिए 5% की दर से ब्याज, ये ब्याज हो गया। PRT अपॉन 100 और PRT अपॉन 100 ये ब्याज होता है। दोनों स्थितियों में ब्याज क्या है? ब्याज बराबर है ना? बराबर, तो हमने भी बराबर कर लिया। 100 से तो 100 कट गए, 5 से 5 कट गए, 10 से 10 कट गया, तो P1 बराबर आ गया P2, आ गया ना? जब P1 बराबर P2 आ गया, मतलब ये है इसका कि पहला हिस्सा बराबर है दूसरे हिस्से के, दोनों हिस्से आपस में क्या हैं? बराबर। अब कुल राशि कितनी थी? 100, 1000 है क्या? हाँ 1000 है, ठीक है। अगर कुल राशि 1000 है तो इसके दो समान हिस्से जो होंगे वो 500 रुपये के होंगे। बताइए होंगे कि नहीं होंगे? इसके अलावा 1000 रुपये के समान हिस्से हो ही नहीं सकते, 500 रुपये ही होंगे। तो ठीक है, तो जो हिस्सा है वो आपका 500 रुपये आ गया। भाई 500 रुपये एक 5% की दर से और दूसरा 10% की दर से, बस आपको 5% की दर से चाहिए था तो 500 रुपये आ गया, और 10% की से पूछता तब भी 500 आता, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये आपके सामने उत्तर है, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न, ए है दूसरा प्रश्न। क्या बोला है? शीला अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितनी छूट प्रदान कर सकती है जिससे वह अपने उत्पाद को बिना किसी लाभ या हानि के बेचे, यदि उसने पहले ही अपने उत्पाद को लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर चिन्हित किया हो। अच्छा चलो, ये सवाल है मज़ेदार, मज़ा आएगा। देखो, क्रय मूल्य को CP मान लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और अंकित मूल्य को MP, ठीक है। MRP होता है तो चलो MRP ही लिख लो। अच्छा अब ठीक है, अब वो बोलता है कि लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर चिन्हित किया, मतलब जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है? 25%। तो अगर हम मान लें कि जो आपका लागत मूल्य या क्रय मूल्य 100 है, तो आपका जो चिन्हित मूल्य या MRP या अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 125, क्योंकि 25% ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से अनुपात निकाल लो, तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125, ये अनुपात हो गया। चलिए अनुपात आ गया। अब सवाल पढ़ो बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से पढ़ना है और तभी उत्तर आएगा। चलो, तो क्या है कि शीला अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितनी छूट प्रदान कर सकती है? ठीक है, छूट के हिसाब से वस्तु बेची जा रही है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। जिससे वह अपने उत्पाद को बिना किसी लाभ या हानि के बेचे। मतलब ऐसा है, मैं आपको बता दूं कि शीला का कोई खास ग्राहक आ गया उसके पास, ठीक है, और वो चाहती है कि उसको छूट भी दे दे और उसको घाटा भी ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ हो जाए, कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ बन जाए कि ऐसे मूल्य पर बेचना है शीला को, इतनी छूट देनी है कि उसको ना तो लाभ हो ना हानि। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है कि शीला को ना तो लाभ हो ना हानि? एक चीज़ बताओ कि आप कैसे मानते हो कि भाई लाभ हो गया और हानि हो गई? लाभ कैसे मानते हो? देखो, लाभ का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, आपने जितने रुपए खर्च किए हों, जितने रुपए खर्च किए उससे अगर ज़्यादा आ गया, ज़्यादा में आपने बेच दिया तो लाभ है, प्रॉफिट है, ठीक है। और जितना आपने खर्च किया है उससे कम में आपने बेचा तो क्या हो गया? लॉस हो गया। और अगर एक चीज़ बताओ, जितने में आपने खरीदा है उतने में ही बेच दिया तो सोचो ना, दिमाग लगाओ कि जितने में आपने खरीदा है उतने में ही बेच दिया तो क्या होगा? ना तो लाभ होगा और ना हानि, कुछ भी नहीं होगा भाई। ना तो कम है ना ज़्यादा, जितने में लाए थे उतने में ही बेच दी। 5 रुपये में खरीदी वस्तु और 5 रुपये में ही बेच दी, तो ना लाभ हुआ ना हानि। बस इतनी बात अगर समझ गए ना तो समझ लो सवाल लग गया। अब क्या करना है? अब देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अब आप एक चीज़ समझो कि जो क्रय मूल्य है वो यहाँ आपका निकल कितना रहा है। देखो, ये CP है और CP अनुपात में कितना आया है? 4। तो अगर हम मतलब शीला उस वस्तु को 4 रुपये में ही बेच दे, मान लो कि ये 4 रुपये है और ये 5 रुपये है, अगर शीला वस्तु को 4 रुपये में ही बेच दे तो क्या होगा? 5 रुपये है अंकित मूल्य, 4 रुपये में बेच रही है शीला, ठीक। तो कितने की छूट दे रही है रुपए में? 1 रुपये की नहीं दे रही है, बताइए। 5 रुपये अंकित मूल्य है, लिखा है ना इधर,
ये अंकित मूल्य ही तो है। अंकित मूल्य है 5 रुपये, क्रय मूल्य है 4 रुपये। अगर हम 4 रुपये पे वस्तु को बेचें, क्योंकि लाभ या हानि चाहिए नहीं, तो क्रय मूल्य पर ही बेचना पड़ेगा। तो 1 रुपये का क्या मिलेगा? छूट 1 रुपये की मिलेगी। कितने पर मिल रही है छूट? कितने पर? हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, इसलिए बटे में 5, 4 नहीं, इतना याद रखना। 5 क्यों रखा? क्योंकि अंकित मूल्य पर ही छूट मिलती है, इसलिए बटे में 5 और गुणा 100। प्रतिशत चाहिए, छूट प्रतिशत, देखो ऑप्शन है ना, इसलिए 5 का भाग देंगे तो 20 बार गया और 20% आपका उत्तर हो गया। आशा करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो गया। मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो बस लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। चलो, ये रहा अगला प्रश्न। क्या बोला है कि राम और श्याम के पास पुस्तकों की संख्या का अनुपात 3:5 है। एक तो राम है और एक श्याम है, पुस्तकें हैं 3:5 के अनुपात में, ठीक है ना। चलो, क्या बोला है, यदि 5 पुस्तकें श्याम से लेकर 5 पुस्तकें हैं, जो 5 पुस्तकें, पहले आप ध्यान से समझना, 5 पुस्तकें क्या की कि श्याम से ले ली, तो -5 श्याम से ले ली ना, तो श्याम में से घटा देंगे। फिर क्या किया, और राम को दे दी, तो राम में जोड़ दो। बताओ ना, श्याम से ले ली तो श्याम से घटा दी, और राम को दे दी तो राम में जोड़ दी, बस। अब देखो, तो उन लोगों के पास पुस्तकों की कुल संख्या का अनुपात समान हो जाता है। जो अनुपात अब हो रहा है ना, वो समान हो रहा है, तो 1:1। बस, ये देखो कितनी अच्छी बात हो गई है। तो अनुपात का करते हैं, अनुपात से गुणा, कितना आएगा? 5 एकम 5 रेशियो, माइनस, हमेशा अंतर निकालना है, अनुपात का अनुपात से गुणा, कितना आएगा? 3 रेशियो, बराबर। बराबर क्या करना है, नीचे वाले अनुपात का कम या ज़्यादा से गुणा, कितना आएगा? 5 एकम 5, ठीक है। और इधर कितना आएगा? 5 एकम 5। जब भी विपरीत चिन्ह हो तो हमेशा जोड़ा जाता है। अगर समान चिन्ह होते तो घटाया जाता है, विपरीत चिन्ह में जोड़ा जाता है। तो 5 में से 3 गए, कितना बचा? 2 रेशियो, बराबर कितना हो गया? 10। यहाँ से अगर 1 रेशियो का मान निकाल लो तो कितना आएगा? 5 आएगा ना। अब देखो क्या है, बोलता है कि राम की पुस्तकों की संख्या ज्ञात करो। अब मतलब बाद में कितनी हो गई, पहले तो देख लो कितनी है। पहले कितनी थी? 3 रेशियो, थी कि नहीं? बताइए, थी कि नहीं राम के पास? तो राम की पुस्तकें कितनी आएंगी? 1 रेशियो बराबर 5, तो 3 रेशियो बराबर 3 गुणा 5, ठीक है ना। कितना आएगा? 15 पुस्तकें पहले थीं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि श्याम से ले ली गई कुछ पुस्तकें, कितनी? 5 ये ली थी ना, और राम को दे दी गई थी, तो भैया 5 और जोड़ दो। बाद की पूछी है, अब पूछा, पहले नहीं पूछा। तो अब कितनी हो गई पुस्तकें? 20, ठीक है ना। तो 20 आएगा आपका उत्तर। कुछ लोग इसका उत्तर 10 लगाएंगे, 10 नहीं है, 20 है। ध्यान से पहले वाले अनुपात में रखो, कुछ भी चाहिए आपको तो पहले वाले अनुपात को लेकर चलो, बाद के अनुपात से कुछ नहीं निकलेगा। याद रखना ये चीज़, पहले वाले अनुपात को हीरो बनाओ, यही है मेन। समझ गया ना बात? चलो, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या बोला है कि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब ए वस्तुओं का सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य होता है, ठीक है, बराबर 96 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य। तो एसपी, आप सभी को पता होगा एक चीज़ कि यहाँ से क्या निकलता है? सीपी बटे एसपी। जब हम निकालेंगे तो 96/A आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से एक बात और क्लियर हो जाती है कि सीपी आपका 96 है और जो एसपी है वो ए है, ठीक है। चलो, क्या है? और लाभ 12.5% है, दिया गया है। तो आप यहाँ से एक चीज़ बताओ, अगर लाभ 12.5% है, क्रय मूल्य आपका 96 है, आप विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हो ना, तो निकालो ना फिर। देखो, एसपी बराबर क्या करते हैं? क्रय मूल्य गुणा जितना भी लाभ हो रहा है 100 में जोड़ दो, जोड़ो इसको 100 में, कितना आएगा? 112.5, और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100। अब क्या करेंगे, जब हम इसका दशमलव हटाएंगे, ये हट गया, दशमलव हट गया ना, तो बटे में कितना? 1 0 आ गया। अब काटो इसको, 25 चौके 100 और 1 0, यहाँ काटो तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, ठीक है। अब फिर और कट रहा है क्या? हाँ बिल्कुल कटेगा, 5 से
5 अट्ठे 40 और पनम 45। 8 से कट गया ये कितनी बार? 12 बार। तो जो सेलिंग प्राइस है मतलब विक्रय मूल्य है वो आ गया 12 नम्मे 108 रुपये। और जो SP है वो यहाँ A है, तो A का मान कितना हो गया? 108 हो गया ना। क्या पूछा? 2A का मान ज्ञात करो। 2A, A का मान 108, तो 2A का मान 108 गुणा 2 करो, कितना आएगा? 216 आएगा ना, 216। यही तो पूछा है। जल्दबाजी में 108 मत लगा देना कि नहीं हमको तो ये आता है, बहुत सरल है भाई, आ गया तुरंत लगा दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। थोड़ा रुको तो सही, देखो तो क्या पूछा है, 2A का मान पूछा, ऐसे ही मत लगा देना। तो इसलिए B ऑप्शन आपका आएगा। ठीक है, 216। बात समझ में आ गई? बहुत सरल था, आसान था, आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बोला गया है कि 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि उनमें एक संख्या 17 हो, ठीक है, उसे 31 से बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? नया औसत पूछा, नया औसत। देखो क्या करना है, बहुत मज़ा आएगा इसको लगाने में। नया औसत पूछा ना, तो पहले क्या करते हैं, बाद में औसत। पहले तो कितना था? 18 था। अब क्या हो रहा है कि 17 को बदलना है 31 से। 17 को बदलना है 31 से। 17 थी एक संख्या, उसको 31 से बदलना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 17 से 31 तक जाने के लिए? सोचो कितना जोड़ना पड़ेगा? आपको जोड़ना पड़ेगा 14, तब होगा 31। तो हम इस औसत में 14 जोड़ेंगे, लेकिन ये जो 14 की वृद्धि होगी ना, ये सभी संख्याओं में होगी। कितनी संख्याओं में? 7 में, इसलिए 7 का भाग देंगे हम। ठीक, तो बस कितना होगा? 18 धन 7 दूनी 14, तो 18 और 2 कितना हो गया? 20। ए हो गया आपका नया औसत। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान था, कुछ था ही नहीं इसमें। तो चलो अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा। बोला गया है कि 3 संख्याएं दी गई हैं जिसमें दूसरी पहली की 3 गुनी है और तीसरी की दुगनी है। मान लो 3 संख्याएं, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, बोला गया है कि दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या की 3 गुनी दूसरी संख्या, और तीसरी की दुगनी है। चलो यहाँ से क्या करो कि अगर पहली की 3 गुनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहली संख्या को 1 मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी है, इसलिए कितनी हो जाएगी? 3। 1 का 3 गुना कितना होता है? 3। और क्या लिखा है? दूसरी ही संख्या के बारे में लिखा है कि तीसरी की दुगनी है। कौन? दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तो ये कितनी हो जाएगी? 3/2। तब तो 3/2 का 2 गुना करेंगे तो तब तो 3 आएगा, यही तो बोला है। अब क्या करो, इनका अनुपात बना लो। जब अनुपात बनाएंगे तो सबसे सरल क्या करना है, देखिए, इस 2 का गुणा यहाँ कर दो और यहाँ कर दो, बस अच्छा बन जाएगा। 2 एकम 2 और 2 3 6 और 3। ये बना आपका नया अनुपात। क्या 2 6 और 3। क्या बोला गया है? तीनों संख्याओं का औसत 66 हो। चलो अब देखो कितने अच्छे से लगाएंगे इसको। अगर हम इन तीनों का योग करें तो कितना आएगा? जोड़ो, कितना आएगा? 6 2 8 3 11 रेशियो आएगा कि नहीं? और औसत दिया है कितना? 66 दिया है ना, 66। तो 66 अगर औसत है और आपसे पूछो योग कितना, तो औसत में संख्या से गुणा कर दो। कितनी संख्याएं हैं? 3, तो आपका योग निकल के आ जाता है। ठीक है, देखो होता है ना, औसत बराबर योग बटे संख्या, और आपको योग चाहिए तो n का गुणा a से करना पड़ेगा। मतलब योग बराबर संख्या गुणा औसत। n मतलब नंबर मतलब संख्या, a मतलब एवरेज, एवरेज मतलब संख्या, तो औसत गुणा संख्या कर दो तो क्या निकल के आ जाता है? योग। तो 66 गुणा 3 कर दिया, बस योग आ गया। 11 छिक्का 66, तो 1 रेशियो बराबर आ गया 18। ठीक है, क्या पूछा गया है? पहली संख्या कितनी थी? 2 रेशियो। जब 1 रेशियो बराबर आपको पता है कि 18 है, तो आपको क्या चाहिए? 2 रेशियो बराबर, तो 2 गुणा 18 कितना आएगा? 36। कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो अगला प्रश्न करो। ये रहा अगला प्रश्न। चलो ए है अगला प्रश्न।
ठीक है। इसमें पीहू और सालू एक वृत्ताकार पार्क में चल रहे हैं, ठीक है। पीहू की गति 48 मीटर प्रति सेकंड है और सालू की गति 40 मीटर प्रति सेकंड है। वे समान दिशा में समान समय पर एक ही स्थान से चलना शुरू करती हैं। बताओ कि पहली बार वे कब मिलेंगी। अच्छा, ऐसी बात है। इस सवाल में कुछ मिसिंग है क्या? लग रहा है कुछ मिसिंग है। चलो देखते हैं। ऐसा कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, पार्क है वृत्ताकार, ठीक है, और एक ही स्थान से चलना है। किसको? पीहू को चलना है और सालू को चलना है। 2 लोग हैं क्या? हाँ, 2 लोग हैं। अलग अलग चालें दी हैं, 48 मीटर प्रति सेकेंड और 40 मीटर प्रति सेकेंड। तो आप एक बात बताओ, जब एक देखो समान दिशा में समान समय पर, अगर समान दिशा में 2 लोग गतिमान होते हैं तो सापेक्ष चाल निकलती है हमेशा। सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। देखो, एक है 48 मीटर प्रति सेकंड की चाल और एक है 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल। एक ही दिशा में गतिमान हैं तो चालें आपस में क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। तो 8 मीटर प्रति सेकंड क्या आ गई? सापेक्ष चाल, ठीक है। अब दूरी और निकल आए तो मज़ा आ जाए। लेकिन देखो, सवाल में मिसिंग है। कहा था ना मैंने, सवाल में ए मिसिंग है। टाइप करने में क्या गलती हो गई कि यहाँ ए नहीं दिया कि ए कितना है, ए कितना है, ए नहीं दिया ना। तो जब नहीं दिया तो ऐसा करें, ये सवाल अब आपका गलत भी नहीं होना चाहिए। तो चलो मान लो कि एक वृत्ताकार पार्क है और उसकी जो वो है ना त्रिज्या वो दी कितनी? 14 मीटर, ठीक, 14 मीटर दी। सरल नहीं बना रहा हूँ मैं, याद रखना, सरल नहीं बना रहा हूँ। आपकी जो त्रिज्या है वो 14 मीटर दी है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, बस थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो कि जो वो त्रिज्या है वो आपकी कितनी दी गई है? 14 मीटर, ठीक है। समझ लो, इस सवाल में लिखा है, ठीक। अब हम निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी है। एक ही स्थान से चलेंगे, ऐसे चले, ऐसे देखो चल रहे हैं ना, ऐसे ही घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे तो ऐसे ही घूमेंगे ना। जब ऐसे ही घूमेंगे बार बार और चक्कर लगाएंगे तो एक क्या होता है? एक क्या होता है वृत्त में? एक परिधि होती है, परिधि। तो निकालो आप परिधि। वृत्त की परिधि आ गई, मतलब दूरी आ गई कि उन लोगों ने कितनी दूरी तय की दौड़कर या चलकर, जो भी कर रहे हैं। तो परिधि क्या होती है वृत्त की? 2 गुणा पाई गुणा आर। तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान कितना दिया? 14 है। तो 7 दूनी 14 का बार कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 88 मीटर आ गया। अब दूरी आ गई है, ये दूरी है, दूरी परिधि के बराबर दूरी तय करेंगे वो लोग जब चलेंगे। तो बताया ना मैंने अभी। तो बस चाल आपके सामने 8 मीटर प्रति सेकेंड, दूरी 88 मीटर। आप समय नहीं निकाल सकते, आप तो समय बिल्कुल निकाल पाओगे। क्या होता है? दूरी बटे चाल कितनी है? 8 मीटर प्रति सेकेंड। 11 सेकेंड लगेंगे और वो एक दूसरे को क्या पकड़ लेंगे या मिल जाएंगे। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब नहीं लिख पाए तो नहीं लिख पाए। यहाँ मान लिया कि त्रिज्या 14 मीटर है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न था, आराम से आ गया। बस थोड़ा सा यहाँ त्रिज्या नहीं दी गई थी तो मैंने लिख दिया अलग से, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कहता है आपसे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूरी विभाजित हो। जब छोटी संख्या की बात हो रही है, छोटी संख्या, तो क्या निकालना है बताइए, जल्दी बताइए क्या निकालना है। आपको निकालना है लाशा। छोटी संख्या मतलब लाशा। सीधा आप 12 से दे दो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 12 पंचे 60 और 12 अट्ठे 96। अब कितने से जाएगा? अब 2 से चला जाएगा क्या? 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 और 2 चौके 8। अब फिर 2 से दे दो। 1 1 1, क्योंकि 2 एकम 2 और 5 में जाएगा नहीं, इसलिए 2 दूनी 4। फिर 2 से चला जाएगा 1 1 1 और 5 और 2 एकम 2। अब 5 से दे दो तो आ गया 1 1 1 1। अब देखो कितना आ रहा है, क्या फटाफट देखेंगे कि लासापा कितना आ रहा है। तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 पंचे कितना होता है? देखो क्या है कि 144 पंचे निकालना है। सही कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96। फिर 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से किया, चलो 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। चलो ठीक है, 144 पंचे निकाल लो। 5 चौके 20,
हाथ से लगाएं 2, 5 को 20 2 22 और 5 कम 5 2 7। कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा क्या? इसका गुणा फिर से करो, फटाफट गुणा करो एक बार फिर से। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 गुणा 12 करेंगे तो आएगा 480। वही तो मैं कहूँ, बिल्कुल इतना ही आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम आ रहा है आपका 480। लेकिन वो बोल रहा है कि 5 अंकों की होनी चाहिए संख्या। क्या ये 5 अंकों की है क्या? बताइए आप, ये 5 अंकों की है क्या? नहीं है। तो हम इसको बनाएंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। कैसे? देखो 480 का भाग देंगे हम 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में, यही तो होती है। इसमें 2 भाग, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 48 दूनी 96 तो 960 हो जाएगा। 0, 10 में से 6 गए 4। अब अंक उतारेंगे 0 के, तो भाग नहीं जाता तो भागना अष्टम बिंदी। एक बात याद रखना आप हमेशा, जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए? छोटी से छोटी संख्या, तो जितनी बार भाग जाए ना उसमें 1 जोड़ दो। जितना आए जिससे भाग दे रहे हैं या जो लासा है उसका उतने बार गुणज निकाल दो। तो 480 का 21वां गुणज निकालेंगे। जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो जितनी बार भाग जाए उसमें 1 जोड़ना है, जितना आएगा उसका गुणा करना है। किससे? लासा से। ठीक, करो गुणा। 0, 21 अट्ठे 168, हाथ से लगाएंगे 16, 21 चौके 84 और 16 100। तो 10,080 आ गई। कौन से ऑप्शन में? डी ऑप्शन में। ये चैप्टर तो मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ, आपको चल रहा है क्लास में बड़े आराम से। आज आपको मिली होगी इसकी वीडियो, तो ये सवाल तो आपको आ ही गया होगा कि 10,080 आना है। इसका उत्तर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है, चलो एक काम कीजिए आप, ये जो सवाल है ना ये आप होमवर्क में लिख लीजिए। ठीक है, हर रोज़ एक होमवर्क देता था, आज 2। ठीक, एक ये हो गया और एक हमेशा की तरह एक हे हो गया। ठीक है, दोनों के उत्तर आपको हमेशा की तरह क्या करना है? कमेंट में लिखना है। ठीक है, और कमेंट करके आप बताइए कि कितना उत्तर आ रहा है। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से आपका पूरा मॉक टेस्ट लग चुका है। जो नहीं आएगा या जिसको नहीं आया है सवाल, जिसको जो भी नहीं आया है, एक बार फिर से वीडियो को देख ले, आराम से आ जाएगा। ठीक है, और जो होमवर्क मैंने दिया है, जिसको नहीं आएगा कोई बात नहीं मेरे प्यारे मित्र, कल फिर आऊँगा मैं, आपको पूरे तरीके से हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा, समझा दूंगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।